वेलकम इन यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलम। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है, जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल पत्र 2024-25 का जो ये सेशन का है उसका कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाले हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये टॉपिक उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो इस बार जेक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ, द जीरो ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27r। दैट मीन्स यहाँ x का वैल्यू हम वैसा पुट करेंगे जो ये कंप्लीट इक्वेशन को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी का वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27। तो चलिए पुट करते हैं, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 27, यानी कि 3 का स्क्वायर 9√3 का स्क्वायर 3 माइनस 27, यानी कि हमारा 9 3 जा 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हमारा इस इक्वेशन को, तो हमारा जो इसका ऑप्शन आंसर जाएगा, तो हमारा जो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आप वैल्यू प्लस में लीजिएगा, एक बार आप माइनस में लीजिएगा। यानी कि माइनस में भी लेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा माइनस में होगा, तो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस में वैल्यू देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स हाउ मेनी जीरोज डज इट हैव। तो बता दूं कि हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये ग्राफ है, अगर ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये हमारा y डैश है, मान लो कि ग्राफ हमारा ऐसे जाके ऐसे 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है ना, तो हमारा शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो हमारा इसका जो ऑप्शन जाएगा वो ए नंबर पे जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन देयर बी बिटवीन टू रेशनल नंबर। बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका जो आंसर हमारा होगा इनफाइनाइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर। तो चलिए हम लोग दो इवेंट नंबर मान लेते हैं, कंसेक्यूटिव लगातार होना चाहिए। तो सबसे छोटा है हमारा 2 के बाद 4 होगा, तो ये हमारे दो नंबर हो गए। अब ये ऐसे दो नंबर, तो इन दोनों नंबर का फैक्टर क्या क्या होगा। तो ये जो हमारा 2 का फैक्टर होगा, 2 हमारा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई से नहीं डिवाइड होगा। 4 जो हमारा है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है जो इससे डिवाइड होंगे। तो हमारा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा, और कॉमन में जो दोनों में मिलेंगे। तो जो दोनों में मिल रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा है, दोनों में 1 भी मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहे हैं, लेकिन दोनों में दोनों जो ज़्यादा है वो 2 ज़्यादा है। तो हमारा 2 आंसर होगा। तो इसका जो आंसर जाएगा हमारा 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशन आर पॉसिबल टू द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल एक्स वाई है तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन कितने होंगे, यानी कि अधिकतम हल कितने संभव है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर याद रख लेना है, हमारा इनफाइनाइट होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। इसमें हमारे 3 कंडीशन होते हैं। अब देखिए, अगर हम लोगों के पास 2 इक्वेशन है, चलिए पहला इक्वेशन मान लेते हैं रैखिक इक्वेशन, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो 3 कंडीशन बनते हैं, पहला तो कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों का जो लाइन हो सकता है, लाइन जो खींचा जाएगा, इक्वेशन है तो ग्राफ में लाइन खींचा जाएगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे पर पैरेलल जाएंगे। और तीसरा
कि एक दूसरे पर ही चढ़ के जाएंगे, यानी कि एक दूसरे पर ही रिपीट करेंगे। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। तो जब हमारा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक हल निकलता है, यानी कि संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है ना। लेकिन पैरेलल होता, अगर पैरेलल लाइन है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इस प्रकार से ये हमारा असंगत होगा, है ना। तो इसका जो आंसर हमारा जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। संपाति के लिए बता दें तो अगर हमारा कंडीशन, अगर 2 लाइन एक दूसरे पर चढ़ेंगे तो एक लाइन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? हलों की संख्या जो हमारा होगा, यानी कि नंबर ऑफ इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि रेखाएं कैसी होगी यदि अगर हमारा असंगत दिया हुआ है, तो असंगत दिया हुआ है तो कैसा? पैरेलल होगा। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज अ रूट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम बना सकते हैं, आप वैल्यू निकाल सकते हो। और एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक तो तीसरा है कि आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि x का वैल्यू यहाँ में से चूज करके रखना है, जो वैल्यू रखने पर अगर लेफ्ट LHS हमारा RHS के बराबर आ जाएगा तो वो हमारा आंसर होगा। लेकिन 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करके 4 का वैल्यू रखने में टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हल कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो माइनस 3x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस एक्स, जोड़ने पर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बीच वाला को तोड़ते क्यों है? तो देखो, मेरा ये फैक्टराइजेशन में एक रूल है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आएगा। तो बीच वाला को ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर पहले जो क्वेश्चन में था वही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पीछे और शुरू को गुना करने के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए, माइनस 2x माइनस एक्स को गुना करने पर प्लस 2x स्क्वायर हो रहा है, मतलब पीछे और आगे वाला को गुना करने के बराबर हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, x कॉमन, तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ में से कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन निकालेंगे। तो -1 कॉमन, तो यहाँ प्लस में x बचा और यहाँ माइनस में 2 बचा। अब ये हम x -2 दोनों के बदले में 1 लिखेंगे और यहाँ x -1 लिखेंगे और 0 से बराबर करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार x -2 को 0 से बराबर करेंगे तो हमारा वैल्यू 2 आएगा। एक बार x -1 को 0 से बराबर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 1 आएगा। तो हमारा यहाँ से वैल्यू एक x का आया, एक x का वैल्यू आया हमारा 2 और x का वैल्यू आया 1। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा था 2 और 1 प्लस में चाहिए, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ अ स्क्वायर इज 290। मतलब आपको 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम लोग अगर पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x मानते हैं, x लेते हैं, तो हमारा दूसरा जो होगा x + 2 होगा। x + 2 क्यों सर? अगर x + 1 होगा तो हमारा लगातार में निकल जाएगा, लेकिन विषम धनात्मक अगर ये हमारा इसको वैल्यू 1 आएगा तो ये हमारा 3 आएगा, यानी कि विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। लेकिन जब इसको हम लोग जोड़ते हैं, दोनों का जोड़ देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये इसका स्क्वायर करते हैं, तो हमारा काफ़ी टाइम जाएगा, काफ़ी टाइम बीतेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करने में रहेगा, टाइम बचत होगा। तो चलिए देखते हैं, दोनों लगातार अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो 15 17 ऑड है तो 15 का स्क्वायर 225 और ये 289, दोनों को जोड़ने पर 290 नहीं आ रहा है। 9 9 जा 81, 200 और 11 का स्क्वायर 121, जोड़ने पर 290 नहीं आ रहा है। इसका भी 169 225 नहीं आ रहा है। इसको देखो 100, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 13 का 169, जोड़ने पर हमारा आ जा रहा है 08628 और एक कैरी वाला 9 और 112, मतलब हमारा ये 290 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। Among the following is AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो हमारा नीचे डेटा दिया गया है, सीरीज दिया गया है, चेक करना है कि कौन AP में है कि नहीं है। अगर AP में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो कहने का मतलब D का वैल्यू हमारा जो डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारे बराबर आना चाहिए।
यानी कि हमारा जो हमारा हर एक नंबर दिए हुए हैं उसके डिफरेंस अगर सेम आते हैं तो बोलेंगे कि एपी में है। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ a बराबर a1 का वैल्यू हमारा 2 है, a2 का वैल्यू हमारा 4 है और a3 का वैल्यू हमारा क्या है, 8 है। तो अगर हम लोग देखते हैं डी निकालते हैं तो यहाँ 4 माइनस 2 2 माइनस a1 करते हैं तो 2 आया। चलिए दूसरा केस में अगर a3 माइनस a2 करते हैं तो 8 माइनस 4 तो 4 आया, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एपी में नहीं है। चलिए सी नंबर चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यू हमारा क्या है, -10 है a1 का, और a2 का वैल्यू हमारा कितना है, -6 है, और a3 का वैल्यू जो हमारा कितना है, -2 है, और a4 का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 2 है। तो डी हम लोग चेक कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो -6 माइनस फॉर्मूला वाला और ये खुद माइनस है, तो हमारा -6 + 10 इज इक्वल टू 4। यहाँ तक तो सही आया। दूसरा a3 में a2 माइनस करते हैं, a3 हमारा क्या है, -2 है कि नहीं है, खुद फॉर्मूला वाला माइनस, और a2 का वैल्यू हमारा -6 है, तो उस हिसाब से -2 + 6 तो आ रहा है वैल्यू 4। मतलब यहाँ तक वैल्यू हमारा बराबर आ रहा है, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। चलिए सर फिर से निकाल लेते हैं। अब हमारा डी फिर निकाल लेते हैं। अब हम लोग a4 में a3 घटाते हैं। a4 हमारा क्या है, माइनस में, a4 हमारा क्या है, ए का वैल्यू 2 है, माइनस फॉर्मूला वाला, और एक खुद है a3 का वैल्यू -2, तो 2 और माइनस माइनस +2 मतलब 4, तो बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा एपी में है। क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 18 टर्म ऑफ 1417 इज क्या है। अगर हमारा 18 टर्म का वैल्यू क्या होगा, a18 निकालने बोला है, तो a18 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लिख सकते हैं a + 17d, a + 17d a18 के बराबर होता है। अब यहाँ से हमको a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है, 1 है, +17 इंटू d का वैल्यू क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हटाएंगे, तो 4 में से हमारा d निकालने के लिए सेकेंड टर्म मतलब 4 में से फर्स्ट टर्म को घटाएं तो 3 आया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 1 + 17 3 जा 51, और ये दोनों को जोड़ दिए तो 52 हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नंबर क्वेश्चन, if the ratio of the area of two similar triangles is 16:9, then what will be the ratio of their corresponding side। तो चलिए मान लीजिए कि हमारा दो सिमिलर ट्रायंगल है, ए इसका साइड मान लीजिए ए बी सी है और ये हमारा पी क्यू आर है। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड का रेशियो होता है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू, जो इनका साइड का रेशियो होता है, इन दोनों एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, यानी कि अगर ए बी बटा पी क्यू बराबर दिया हुआ है 16/9 है ना, तो ये हमारा किसका रेशियो है, 16:4 का रेशियो है, और हमारा जो 9 किसका है, 3 का। मतलब जो 16 यहाँ जो हमारा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 9 जो हमारा 3 का स्क्वायर है। तो ए बी पी क्यू का जो रेशियो होगा हमारा वो 4:3 होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा। सी नंबर करेक्ट होगा, रेशियो हमारा 4:3 आएगा, तो हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। आगे है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ रोम्बस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हमारा समचतुर्भुज दिया हुआ है, नाम से पता चलता है समचतुर्भुज, यानी कि चारों भुजा हमारे बराबर होंगे। तो अगर हम एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं तो चारों साइड बराबर होगा, इनका 2 डायगोनल दिया हुआ है। एक डायगोनल हमारा कितना है, एक डायगोनल हमारा 6 है और दूसरा 8 है, यानी कि, और हम लोग जानते हैं जो डायगोनल है समचतुर्भुज के वो बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। अगर ये 6 है तो ये 3 हमारा यहाँ हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा, और ये हमारा 8 है तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। तो एक हमारा अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारा बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर ये इसको हम इस हिसाब से देख लेते हैं तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका वैल्यू हमारा 4 है और इसका वैल्यू 3 है, तो ये हमारा साइड निकालेगा, है ना। तो साइड हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर √अंडर, यानी कि हमारा जो वैल्यू 16 + 9 √अंडर, तो मतलब √25। तो हमारा जो साइड जो हमारा निकल जाएगा वो हमारा
5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस कॉल्ड? वो ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन। 3 नंबर पे आते हैं। ये 5 लेना है और जो हमारा वाई एक्सिस पर हमारा मतलब एक्स का वैल्यू जो हमारा क्या है? पी है। यानी कि एक्स मतलब समझ लीजिए एक्स एक्सिस पर हमारा पी है, यानी कि जो हमारा पी का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू 5 होगा। तो हमारा 05 आंसर होगा। तो 0505 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कोसेक ए का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा यानी कि इन्वर्स है। तो हमारा अगर यहाँ साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 तो कोसेक हमारा हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा हमारा, कोसेक ए इज इक्वल टू 4/3। तो 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो हमारा 17 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 10a इज इक्वल टू √3 देन a का मान क्या होगा? तो 10a इज इक्वल टू √3, 10a इज इक्वल टू √3। तो हम लोग जानते हैं यहाँ अगर ए थीटा के जगह हमारा क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो थीटा यानी कि डिग्री, कितना डिग्री वैल्यू होता है हमारा? तो √3 जो हमारा वैल्यू होगा वो साइन 1060 का वैल्यू होगा। तो 1060 का वैल्यू हमारा √3 होगा। तो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 60 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ एन अपराइट पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल। तो आपको बोल रहा है जबकि कोई एक हमारा पिलर है इतना बड़ा खड़ा है तो इसका शैडो नीचे बनेगा। शैडो क्या बनेगा? नीचे बनेगा। बोल रहा है कि अगर इसका हाइट और हमारा शैडो आपस में बराबर है तो हमारा यूनियन सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा? यानी कि आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारा देखो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो अगर हम लोग 10 के बारे में बात करते हैं, 10 के बारे में बात करते हैं तो 10 में हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कब? जब यहाँ इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 1045 का जो वैल्यू होता है हमारा 1 के बराबर होता है। तो 1 आना चाहिए, 1 बराबर होगा तब तो p/b होगा, यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो p बराबर b आएगा। यानी कि अगर हमारा 10 का वैल्यू 45 डिग्री रहा तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसका आंसर जो हमारा जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, हाउ मेनी डिग्री इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। चलिए सर इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर है। तो हम लोग एक थ्योरम किए हैं, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर डायमीटर किसी भी पॉइंट में अगर ये हमारा एंगल यहाँ जो बनता है वो हमारा क्या होता है? यहाँ का आधा होता है। यहाँ जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसका आधा ये होता है। तो हमारा देखो सेंटर एक लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब 180 बना रहा है, 180 बना रहा है। तो यहाँ जो बनता है एंगल, यहाँ जो बनता है वो सेंटर का आधा बनता है, यानी कि 180 का आधा कितना? 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। आप लोग को ये वाला नहीं पूछा, यहाँ का एंगल पूछा है, तो गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है डायमीटर, डायमीटर मतलब एक तरह से अगर डायमीटर हम लोग लेते हैं तो ये सेमी सर्कल हो जाता है ना। तो सेमी सर्कल में डायमीटर जो यहाँ एंगल बनाएगा, सबटेंड करेगा, वो यहाँ का आधा होगा। तो 180 का आधा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। If the distance between the center of two circle is equal to the sum of their radii, then the number of their common tangent lines will be। बोल रहे ये है, ठीक है, दो सर्कल इस तरह हैं और दोनों के जो हमारे बीच का जो डिस्टेंस है उनके रेडियाई मतलब रेडियस के सम के बराबर है। मान लो यहाँ और उनके जो सेंटर की दूरी है उन दोनों के रेडियस के सम के बराबर है। तो इसमें कितने इसके हमारे स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, है ना, वो बैनिस्ट। तो कितने जो कॉमन होंगे? एक तो ये दोनों को मिलते हुए एक ऐसे खींचा जा सकता है, एक मिलाते हुए ऐसे खींचा जा सकता है, और ये दोनों को मिलाते हुए जो दोनों को टच करेंगे यहाँ से, तो हमारे कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन 3 जाएगा। एक हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन बच गया था, sec a + 10a ब्रैकेट 1 - sin a किसके बराबर होंगे? तो ये हमारा ट्रिगोमेट्री से है जो कि प्रूव करने वाला है, LHS बराबर RHS वाला। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे ही पेज में करके इसमें वीडियो में ऐड कर देंगे, यहाँ हट नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर। बोल रहा है वृत्त के केंद्र से अगर समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होंगे? तो ये हमेशा
बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, समान होंगे। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 8:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है कि हम लोग के पास वैल्यू दिया हुआ है 4/3 पाई, इसको छोटा आर मान लेते हैं, उसको बड़ा आर मान लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। दिया हुआ है 8:27, यानी कि ये कटा ये कटा, यानी कि आर का वैल्यू अगर हमारा आया तो 2 आया और एक आर का वैल्यू 3 आया। तो हमारा एरिया पूछा है, तो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कटा, हमारा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा जो एरिया का रेशियो आ गया 4:9। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 144 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज। तो चलिए, हमारे पास गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 144 पाई। तो आपका ये कटा, पाई पाई कट गया, यानी कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू आपका आया 144/4 आया। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो 144/रूट, यानी कि किसका, यानी कि आर का वैल्यू कितना आया, 12 का स्क्वायर बाई 4 यानी कि 2, तो यानी कि कितना 6। तो हमारा 23 का 6 जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स व्हेन वी टॉसिंग कॉइन। तो क्या हो जाएगा, हमारा कुल जो परिणाम है हमारा 2 है, और हेड तो एक ही होता है एक सिक्का में, तो 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। आगे है आपका, इफ अ डाइस इज टोस्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, अगर हम लोग एक डाइस को उछालते हैं तो उसमें टोटल 1 से 6 तक डिजिट रहते हैं, यानी गेटिंग पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्या, गेटिंग सम, है ना। तो क्या निकलेगा, टोटल हमारा जो चांसेस है, टोटल परिणाम हमारा 6 है, और 1 से 6 तक लेकर 1 से 6 के बीच में हमारे टोटल 3 सम है, 3 ठो इवेंट नंबर है, 3 इवेंट नंबर है, तो कट के आ गया कितना 1/2। तो हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ए के साथ आंसर जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं हम अब 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बोला गया है ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यह a इक्वल टू दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है कितना, x+2 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा, x2 में माइनस करेंगे हम x1 मतलब x+2, तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा x-2, यानी कि d का वैल्यू आ गया हमारा 2x-2, है ना। अब हमसे पूछ दिया है a3, तो a3 हमारे पास क्या है 4x+1, तो हमारा 4x+1 यानी कि a3 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से a+2d लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 4x+1 इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमारा x+2 है और d का वैल्यू हमारा कितना है, अगर d हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो d का वैल्यू 2x-2 है, तो यानी कि यह प्लस में हो जाएगा 4x-4, है ना। अब ये हमारा इधर हो जाएगा 4x, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 4x, और इधर ये 4x, और इधर हो जाएगा 4x + x मतलब 5x, और ये हमारा माइनस में 2, ये 1 इधर आ गया तो माइनस में 1, तो इधर आ गया, तो 4x - 5x - 3, यानी कि -x बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू 3। तो हमारा जो इसका x का वैल्यू ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9 x एंड 13 इज 10 देन व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ x। चलिए सर, तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मीन बराबर फॉर्मूले, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला टोटल सम, टोटल सम हमारे कितने पर है 6 + 8 + 9 + x + 13, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ना तो 5 है, तो इसका वैल्यू 10 है, ये क्रॉस मल्टीपल 5, और इधर हो जाएगा हमारे जोड़ने पर 13 + x +
8 6 14 मतलब 36 है ना, 36। तो इधर 50 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आ गया 14 है ना। तो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा इसका आंसर। अब आ जाइए बहुलक, ये तो इजी है। अगर हम लोग के पास कोई सीरीज दिया हुआ है उसमें देखेंगे जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा मोड होगा। तो यहाँ 2 देखो, 2 हमारे यहाँ रिपीटेड है 1 2 3 टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम 2 रिपीटेड है तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 7 2 12 15 10 एंड 9 एंड 11 का हमारा मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने का तरीका है, जो हमारे नंबर दिए हुए असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाना है, 7 8 9 10 11 12 15 है ना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पे, हमारा जो टोटल यहाँ कितने नंबर्स हैं। तो मीडियन निकालने का ये हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल हमारे टर्म्स है उसमें +1 कर दो, है ना। टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 + 1 कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारा कितने आ गए, 8/2 या बराबर 4, यानी कि जो हमारा फोर्थ टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, यानी कि 1 2 3 4। तो हमारा 10 इज अ करेक्ट आंसर। तो 10 ऑप्शन नंबर ए गोज टू करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि 30 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन जो लॉन्ग सॉल्विंग क्वेश्चन है उसको आगे वीडियो में हम लोग करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद।